देखिए, हमारा जो थ्योरम है, जो कि वोल्जानो वार्स्ट्रास थ्योरम हम कह रहे हैं, और ये स्टेटमेंट उसका कहता है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज अ लिमिट पॉइंट। जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं और वो भी कैसे हैं, बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर आर के, तो उसके पास हमेशा एक लिमिट पॉइंट होगा। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज अ लिमिट पॉइंट। ध्यान देंगे, एक्चुअल में ये थ्योरम की हमको नीट क्यों को पड़ी, उसको थोड़ा सा हम ब्रीफ करना चाहेंगे, उसके बाद ये थ्योरम आपको समझने में और आसानी होगा। जैसे कि हमारे पास एक सेट एस है, सेट एस है, और ये सेट आपका इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट में क्या होता था, कई बार उसका लिमिट पॉइंट मिलता था, कई बार उसका लिमिट पॉइंट नहीं मिलता था। ध्यान दें, हमने कोई सेट लिया और वो सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। तो उस इनफाइनाइट सेट में कई केस ऐसे होते थे जिसमें उसका हमको लिमिट पॉइंट मिलता था और लिमिट पॉइंट नहीं मिलता था। तो मान लिया कोई इनफाइनाइट सेट है जिसका लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो उसमें हम ऐसा कौन सा कंडीशन हम इंक्लूड कर दें, शामिल कर दें, कि हमको कंफर्म वो सेट इनफाइनाइट रहे और कोई एक कंडीशन को होल्ड कर जाए तो हमेशा उसका एक हमको लिमिट पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए वोल्जानो वायस्ट्रास थ्योरम हमको यहाँ पे मिला। और वो क्या कहता है कि यदि हमारे पास कोई इनफाइनाइट सेट है और इस इनफाइनाइट सेट को क्या कर दो आप, बाउंडेड कर दो। तो जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं और यदि वो बाउंडेड हो जाते हैं तो हमेशा आपको एक लिमिट पॉइंट मिलेगा उसमें, कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो आपको उसका मिलना ही मिलना है। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें इसी में, कि हमारे पास एक सेट है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। एक्चुअल में देखा जाए तो ये किस टाइप का सेट है, ये सेट है आपका यहाँ पे क्लोज इंटरवल वन। अच्छा, पहले इसको थोड़ा सा और डील कर देते हैं। ये कैसा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1/2, 1/3, ये ऐसा चलता जाएगा, है ना। इन द लास्ट यहाँ पे ये जीरो की ओर बढ़ता है आगे। आप सभी जान रहे हैं इसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो जीरो होता है, और जीरो क्यों होता है ये भी जान रहे हो, है ना। लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कहना चाह रहे हैं उसके अलावा यदि एक हम नेबरहुड ड्रा करें तो उसके आसपास के नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट उस सेट में कॉमन मिलना चाहिए, तब हम उस पॉइंट को लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट कहते हैं। तो जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कहते हैं उसके अलावा ना आसपास में इनफाइनाइट मेंबर मिलना चाहिए, कंटेन करना चाहिए उस सेट में। तो ये जीरो की ओर जा रहा है, तो जैसे हम इसको नंबर लाइन में ड्रा करना चाहते हैं, तो ये आपका 1 हो गया, ये हो गया आपका जीरो, ये आपका हाफ हुआ, फिर ये 1/3, फिर ये 1/4, ऐसे करते करते हम एकदम जीरो के नजदीक पहुंचते हैं। एकदम जीरो पे हम नहीं पहुंचते, लेकिन जब हम 1 का नेबरहुड बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे 1 के अलावा एक भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगा इस सेट में, वैसी 1/2 का, वैसी 1/4 का चलते चले जाएंगे। लेकिन जब हम जीरो का नेबरहुड यहाँ पे ड्रा करते हैं तो इसके राइट साइड की जितने भी एलिमेंट है ना, ये नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट है। हो सकता है जीरो के सामने का मैं कहता हूँ कि 1/1 लाख है, इतने बार में डिवाइड किया गया है, तो उसके बाद भी तो 1/1 लाख 1 वाला एलिमेंट आपको मिलेगा, है ना। तो ऐसी नंबर ऑफ इनफाइनाइट मेंबर यहाँ पे इस सेट से क्या मिल जाता है, कॉमन मिल जाता है, इसलिए जीरो हमारा क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट हो जाता है। अब ध्यान दें, ये जो सेट है आप देखें तो कैसा है, ये जीरो की ओर ओपन है और 1 की ओर क्लोज है। अब बताओ ये सेट आपका बाउंडेड है या नहीं। इस सेट के मेंबर में कोई भी एलिमेंट हमको ऐसा नहीं मिलेगा जो जीरो से छोटा हो, हमेशा जीरो से बड़ा ही मिलेगा, और एक से छोटा और एक के बराबर ही मिलेगा। तो जीरो इसका लोअर बाउंड हो गया और 1 इसका अपर बाउंड हो गया। तो यदि किसी सेट के लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिल रहे हैं, इसका मतलब वो सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो देखिए, यदि ये बाउंडेड है तो डेफिनेटली इनफाइनाइट सेट है, लेकिन बाउंडेड है तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे उसका लिमिट पॉइंट मिल रहा है। यदि यह बाउंडेड नहीं रहता तो हमको लिमिट पॉइंट नहीं मिलता। ध्यान दें, तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन यदि हम बाउंडेड की बात करते हैं तो कंफर्म उस इनफाइनाइट सेट का हमको लिमिट पॉइंट मिलेगा। तो ये इसका स्टेटमेंट कहता है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज अ लिमिट पॉइंट। तो यदि हमारे पास कोई इनफाइनाइट सेट है और वो क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, तब उसका हमको हमेशा एक लिमिट पॉइंट मिलेगा। तो लिमिट पॉइंट दिखाने के लिए हमने एक डेफिनेशन भी यहाँ पे बता दिया, उसी डेफिनेशन का हमको यूज करना है अच्छे से। तो चलिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, कि जो जो गिवन है उसी से हमको आगे बढ़ना है। कुछ पुरानी चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेट एस बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट
बाउंडेड सेट सिंस एस को हम क्या कह रहे हैं, एस इज बाउंडेड कह रहे हैं। देन यदि कोई सेट बाउंडेड होता है बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, ध्यान दें क्लास के स्टार्ट में ही हम इसको पढ़े थे सुप्रीमम इन्फीमम के बाद, बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी as has supremum and infimum, है ना। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या था, यदि कोई सेट बाउंडेड एबव है तो उसके पास हमेशा सुप्रीमम होगा, और यदि बाउंडेड बिलो है तो हमेशा उसके पास इन्फीमम होगा। और पूरा का सेट यदि कंप्लीट बाउंडेड है ना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बाउंडेड है, तो उसके पास हमेशा सुप्रीमम और इन्फीमम क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये हमने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से सीखा इसको। तो हम कह रहे हैं कि एस यदि बाउंडेड है तो उसके पास डेफिनेटली सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। तो लेट कर लेते हैं कि इसका जो सुप्रीमम है सेट एस का हम कैपिटल एम ले लेते हैं, डेफिनेशन में भी हम ऐसे ही लेके चले थे। और इन्फीमम ऑफ दिस सेट इट इज स्मॉल एम हम लेके चलते हैं। अब क्या करते हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए लेट एक हम नया सेट कंसीडर करते हैं यहाँ पे, कंसीडर अ सेट, और वो सेट कैसा है देखिए, सेट को हम एच लेके चलेंगे, एच इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो सारे रियल नंबर एक्स के जो एक्स से ग्रेटर देन इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट ऑफ एस, मेनी एलिमेंट ऑफ एस। ध्यान दें हमने एच को एक ऐसा सेट कंसीडर किया है जो कि एक्स वाले जितने भी मेंबर होंगे, एक्स किसके, एस के, उससे बड़े एलिमेंट को हम क्या मान रहे हैं, एच मान रहे हैं। देखिए इसको हम डायग्राम में जैसे ही ड्रा करेंगे तो चीजें आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए ये हम नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पे, ये आपका रियल नंबर हो गया, और इस रियल नंबर में हम एक सेट लेके चलते हैं एस, ये यहां से लेकर यहां तक है ना सेट, एस जो है यहां से यहां तक है। अब इसमें कोई मेंबर होगा एक्स, ध्यान दें इसमें कोई मेंबर होगा एक्स, और उससे हम क्या करना चाह रहे हैं कि उस मेंबर से जितने भी बड़े एलिमेंट है उसका हम एक सेट लेना चाहते हैं यहां से। ध्यान दें ये इस सेट को हम कह रहे हैं एच, ध्यान देना इस सेट को हम कह रहे हैं एच। अच्छा एक और चीज कि जब हम ये सेट को हम बाउंडेड कह रहे हैं तो उसका जो इन्फीमम होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, वो यहाँ पे होगा एम, और उसका जो सुप्रीमम होगा लिस्ट अपर बाउंड कैपिटल एम, वो यहाँ पे होगा। ध्यान दें है ना। और हमने जो सेट डिफाइन किया है कैपिटल एच, कैसे डिफाइन किया है, एक्स जितने भी एलिमेंट होंगे एक्स जैसे जो कि एस के मेंबर हैं, उससे बड़े इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट ऑफ एस, उससे बड़े एलिमेंट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एच कह रहे हैं। ध्यान दें इस एक्स को यदि हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो इससे बड़े दाईं ओर, देखिए रियल नंबर में हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना, तो यदि यहाँ पे एक्स है तो एक्स से बड़े जितने भी एलिमेंट हैं आगे बढ़ते जाए, है ना, उस सेट को हमने क्या कहा है, एच कहा है। तो ये पूरा जो कलेक्शन होगा ये वाला, इधर जितना आगे आप बढ़ते जाओगे वो सारा क्या कहलाएगा, आपका एच कहलाएगा। अब ध्यान दें यदि हम इस टाइप का सेट कंसीडर करते हैं देन एम बिलोंग्स टू कैपिटल एच। देखिए यदि हम कोई सेट एच डिफाइन कर रहे हैं और ये सेट कैसा है, एस के ही कुछ मेंबर से बड़े सेट को हम क्या कह रहे हैं, एच कह रहे हैं, बड़े सेट। देखो एक हमारे पास एच सपोज मान लिया, समझ नहीं आता है आप लोगों को, 3 4 5 6 ऐसा ले लिया मैं इसमें, है ना, और एच मैं डिफाइन कर रहा हूं कहां से, 4 5 6 7, ये ऐसे आगे बढ़ते गया ये, है ना, ये केवल 6 तक है ना।
आपका सेट एस जो है 6 तक है। मैं एग्जांपल समझाने के लिए लिया हूं। तो ध्यान दें, 3 से बड़ी वैल्यू को हम लिए हैं, 3 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है उनको मैं क्या माना हूं, एच माना हूं। ध्यान दें, और इसका जो अपर बाउंड है, या फिर कहें क्योंकि ये फाइनाइट सेट है तो इसमें आपको सुप्रीमम मिल जाएगा जो कि कितना है, 6 है। तो ध्यान दें, ये जो 6 है आपका एच में भी देखिए बिलोंग कर रहा है, जो कि सुप्रीमम है। सुप्रीमम ऑफ एस इज बिलोंग्स टू कैपिटल एच, ये भी इसका क्या होगा, मेंबर होगा। बिल्कुल ऐसा ही हम इसको किए हैं। तो देखो, नंबर थ्योरी से थोड़ा सा इसको आप समझने का प्रयास करना, इस थ्योरम को। तो एम किस में बिलोंग कर जाएगा, एच बिलोंग कर जाएगा। अच्छा, एम यदि एच में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने सेट एच डिफाइन किया है, एच इज नॉन एम्प्टी। ध्यान देना, कभी भी आगे आप कोई थ्योरम दिया है, थ्योरम हमको प्रूव करना है, और कोई नया सेट हम कंसीडर करते हैं अपने से थ्योरम को प्रूव करने के लिए, तो हमको पहले ये दिखाना पड़ता है कि वो सेट खाली तो नहीं है ना। तो हमको नॉन एम्प्टी दिखाना है, कम से कम एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए। तो हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट कौन मिल गया, सुप्रीमम मिल गया, किसका, एस का। अब आगे देख सकते हैं इसमें, सिंस एच इज बाउंडेड बिलो बाई एम, ध्यान समझना इसको। हम एच को ऐसा कंसिडर किए हैं, या ऐसा एलिमेंट है जो एस के मेंबर से बड़े हैं। हर एक मेंबर से नहीं, किसी फिक्स एलिमेंट से सारे एलिमेंट क्या है, बड़े हैं। तो ध्यान दें, यदि एस का आप एस कहां तक जाता है, आपका एम तक जाता है, न्यूनतम न्यूनतम एम तक जाता है। तो ध्यान दें, यदि इसका हम लोअर बाउंड यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं कि, क्योंकि एक्स क्या है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, हम फिक्स नहीं कह सकते कि एक्स कौन सा एलिमेंट है। तो इससे छोटे एलिमेंट कौन सा होगा हम नहीं बोल सकते। लेकिन यदि इसके हम नीचे नीचे आते जाएं, यहाँ पर ध्यान दो, इसके पीछे एलिमेंट तक यदि हम आते जाएं, तो हमको न्यूनतम कितना मिल सकता है, एम मिल सकता है, जो कि एस का क्या है, इन्फीमम है। तो हम एच को भी बाउंडेड बिलो कह सकते हैं। ध्यान दो, इसको हम इन्फीमम नहीं कह सकते एम को, लेकिन बाउंडेड बिलो बाई एम कह सकते हैं। एम से छोटा तो नहीं हो सकता। कैसे, मान जाए एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं एम। ध्यान देना, ये जो हम एक्स कंसीडर किए सेट एस में, सेट एस में हम जो कंसीडर किए, भाई एम से छोटा तो नहीं हो सकता ना एक्स। हम कह रहे हैं कि एक्स से जितने भी बड़े वैल्यू हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट एच में जाएंगे। इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एस किस में जाएंगे, एच में जाएंगे, एक्स से बड़े। तो हो सकता है वो एलिमेंट क्या हो, आपका स्मॉल एम हो। स्मॉल एम से छोटा वैल्यू तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो एस में शामिल नहीं है। ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू है, तो उससे बड़े वैल्यू ही हम ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एच में जो एलिमेंट आने वाले हैं, उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट जो हो सकता है, वो क्या हो सकता है, आपका स्मॉल एम हो सकता है। और ये स्मॉल एम यदि छोटा एलिमेंट हो सकता है इस सेट के लिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये बाउंडेड बिलो बाई एम कहलाएगा। देन बाई डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एच हैज एन इनफिमम वैल्यू। यदि आपका सेट एच एम से क्या हो जाता है, बाउंडेड बिलो हो जाता है, तो कंप्लीटनेस के प्रॉपर्टी से हमको क्या मिल जाएगा, एक इनफिमम वैल्यू मिल जाएगा। और हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो इनफिमम वैल्यू है एच का, सपोज क्या है, पी है। स्मॉल पी हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इनफिमम की बात कर रहे हैं हम। अब आगे इसी में, अच्छा, यदि इनफिमम पी है किसका, एच का, सपोज एच का इनफिमम हम पी ले लेते हैं, तो इनफिमम का डेफिनेशन क्या कहता है, इनफिमम का डेफिनेशन कहता है कि वो सारे एलिमेंट लेस देन आर इक्वल टू एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। ध्यान देना, हम एम को इन्फिमम कब कहते हैं, जब ये एक्स एच के जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट से क्या हो जाए, छोटा हो जाए या फिर बराबर हो जाए। ध्यान दें, और इस सेट एच में हम कैसे एलिमेंट लेके चले हैं, एक्स से बड़े एलिमेंट लेके चले हैं।
देन डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ये जो p होगा जिसको हम इन्फिमम मान रहे हैं, ये लेस देन और इक्वल टू x हो जाएगा, और p प्लस डेल्टा से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्या चीज है, ध्यान देना, ये क्या चीज है, ध्यान देना। मान जाए ये आपका x है ना, और यहाँ पे हम p को मान रहे हैं, ये p मतलब x भी हो सकता है ना, ध्यान देंगे बात को। जो x से बड़े वैल्यू की हम बात कर रहे हैं h में, वो आपका p भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने उसको इक्वल टू लिखा है यहाँ पे। अब ध्यान दें, यदि इस p पॉइंट का हम नेबरहुड बनाते हैं, छोटा नेबरहुड बनाते हैं डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यदि x की वैल्यू p से बड़ा है तो p प्लस डेल्टा से क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। उसका यदि हम नेबरहुड यहाँ पे तैयार करते हैं तो p प्लस डेल्टा से ये छोटा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। यदि p से बड़ा है और बराबर भी है तो उस केस में थोड़ा सा भी ध्यान दें, 1 आपका 1 के बराबर है, लेकिन 1.5 से क्या हो जाएगा, ये छोटा नहीं हो जाएगा, लेस देन 1.5। और ये 0.5 आपका क्या है, डेल्टा है, ध्यान दें, जो कि x की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ऐसा नंबर थ्योरी से थोड़ा थोड़ा समझना है इसको, एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यदि इन्फिमम की वैल्यू p हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि आपका बाउंडेड बिलो हो गया बाई m, स्मॉल m, तो उसमें जो x से बड़े वाले वैल्यू हैं वो या तो x के बराबर हो सकता है वो इन्फिमम, और p प्लस डेल्टा से क्या हो सकता है, ये छोटा हो सकता है। अब ध्यान दें, सिंस इस केस में क्या होगा, ये x बिलोंग्स टू h हो जाएगा। x से बड़े जितने भी वैल्यू है या उसके बराबर के, वो सारे वैल्यू को हम h का मान रहे हैं। इस स्थिति में x, इस कंडीशन के अनुसार ये आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू h हो जाएगा। बट x इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ s। लेकिन हम x को कैसे ले रहे हैं, x को हमने ऐसा कंसीडर वैल्यू किया है s का, जो कि इनफाइनाइट मेंबर आता है कहां से, s से, उसको हम h माने हैं। नाउ फ्रॉम वन से, वन का कौन सा पार्ट लेके चलेंगे हम, ये वाला पार्ट लेके चलेंगे, ध्यान देना, वन का राइट साइड वाला पार्ट लेके चलेंगे। अभी ये थ्योरम को चीजें यही दिखना चाहिए, इसलिए मैं दाईं ओर ले रहा हूँ इसको। नाउ फ्रॉम वन से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा p प्लस डेल्टा इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ s। ध्यान देना भाई, हम कह रहे हैं कि x जो है p प्लस डेल्टा से छोटा है, x की वैल्यू p प्लस डेल्टा से छोटी है, और हम कह रहे हैं कि h में ऐसे एलिमेंट है जो x से बड़े हैं और वो इनफाइनाइट है, और x जो है p प्लस डेल्टा से छोटा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो इनफाइनाइट मेंबर होंगे वो भी p प्लस डेल्टा से क्या होंगे, बड़े होंगे। ध्यान दो, हम कह रहे हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 2। उल्टा लिख दिया क्या, ऐसा लिखो, उल्टा कर दिया ऐसा। 1 इज लेस देन 2 कह रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना, 1 इज लेस देन 2। तो हम कह रहे हैं कि एक से बड़ी जितनी भी संख्या है, एक से बड़ी नहीं, छोटी। अच्छा, यहाँ पे क्या लिए हम, एक से बड़ी वैल्यू लिए है ना, इस तरफ लिए हैं, हाँ ठीक, एक से बड़ी वैल्यू लिए हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे दाईं ओर की बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि 1 इज लेस देन 2, तो ये दो से बड़ी वैल्यू भी हो जाएंगी यहाँ पे, जितनी भी बड़ी संख्या है दो से, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। ध्यान दें, इक्वेशन 1 और ये जो हम सेट लेके चले हैं उसकी यदि दोनों को हम कंपेयर करें, है ना, तो उस केस में ये क्या बताएगा, p प्लस डेल्टा इज अगेन ग्रेटर देन इनफाइनाइट मेंबर ऑफ s। इनफाइनाइट मेंबर ऑफ s हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सिंस
P इज इन्फिमम। ध्यान दो, P को हम क्या मान लेके चले हैं, इन्फिमम वैल्यू ऑफ H। P को हम इन्फिमम वैल्यू मान के चले हैं, तो क्या P माइनस डेल्टा बिलोंग करेगा H में? बिलोंग नहीं करेगा। भाई P जो है लोअर बाउंड में सबसे बड़ी है। ध्यान दे, इन्फिमम का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है, तो क्या P माइनस डेल्टा H में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। उससे छोटी वैल्यू कहां से बिलोंग करेगा? भाई ये भी लोअर बाउंड हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू को हम इसका इन्फिमम मार रहे हैं, तो P माइनस डेल्टा तो H में बिलोंग करेगा ही नहीं। अच्छा, यदि P माइनस डेल्टा H में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो P माइनस डेल्टा किस में बिलोंग करेगा? S में बिलोंग करेगा। ध्यान दो, क्योंकि हम X से बड़ी वैल्यू को हम H माने हैं, तो कोई ऐसा वैल्यू जो H में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब उससे छोटी वैल्यू है, किससे? X से। और X से यदि छोटी वैल्यू है तो वो कहाँ पे होगा? सेट S में होगा। ध्यान दो, मैं जैसे कि 1 2 3 4 5 की बात कर रहा हूँ, 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसको हम P मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जाहिर सी बात है 4 बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम 5 से बड़ी वैल्यू की इधर बात कर रहे हैं ना H के लिए। तो यहाँ पे P माइनस डेल्टा किस में बिलोंग कर जाएगा? S में बिलोंग कर जाएगा। तो P माइनस डेल्टा यहाँ पर है और P प्लस डेल्टा यहाँ पर है, और इससे बड़ी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान दें इसका ये क्या दिखा रहा है आपको? नेबरहुड दिखा रहा है। और इसके नेबरहुड की यदि बात करते हैं, तो P प्लस डेल्टा या फिर P माइनस डेल्टा इसके इंटरसेक्शन में कहाँ पे आ रहा है आपका? S में आ रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे आप? देयरफॉर P माइनस डेल्टा P प्लस डेल्टा contains infinite many element of S except P। P को छोड़कर P के इनफाइनाइट मेंबर, कौन सा? P माइनस डेल्टा P प्लस डेल्टा, ये जो हमने नेबरहुड बनाया उसके इनफाइनाइट मेंबर किसमें कंटेन हो रहे हैं? S में कंटेन हो रहे हैं। ध्यान देना, मतलब ऐसा P माइनस डेल्टा P प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन करें S के साथ और उसमें माइनस कर दे हम P को, है ना, तो कौन सा पार्ट आ रहा है? पूरा P माइनस डेल्टा पार्ट आ जा रहा है। देखिए, तो ये किसका डेफिनेशन है? P इज लिमिट पॉइंट ऑफ S। ध्यान दें, P इज लिमिट पॉइंट ऑफ S। अच्छा, P को हमने सेट S का मेंबर क्यों नहीं दिखाया, इसको भी हमको समझना है। देखिए, कोई भी इनफाइनाइट सेट में यदि हम लिमिट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो वो सेट से बाहर भी हो सकता है लिमिट पॉइंट, और सेट के अंदर भी हो सकता है ना। तो हम सेट के बाहर वाले एलिमेंट को हम कंसीडर करके चले हैं, है ना। कंसीडर करके कैसे चले? हमने यहाँ पे जो एक एलिमेंट फिक्स किया था x से बड़ी वैल्यू का कलेक्शन को हम h लिया, बड़ी वैल्यू को। तो ये x की बड़ी वैल्यू को यदि x के बराबर p हो सकता है, तो वो लिमिट पॉइंट p आपके सेट में ही है। और x से पूरी बड़ी वैल्यू हो सकता है, तो वो सेट S से बाहर का मेंबर भी हो सकता है। इसलिए उस सारे एलिमेंट को हमने क्या माना? यहाँ पे किसी फिक्स एलिमेंट से हमने बड़ी वैल्यू लेके चला, उसको हम h माने, एक सेट डिफाइन किए h, ताकि ये थ्योरम को हम कंप्लीट प्रूव कर सकें। बताइए, यहां तक समझ आया क्या सभी को? P जो सेट S में नहीं है, किसमें है? H में है, उसके नेबरहुड का नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट S में कंटेन कर रहा है, तो वो जो पॉइंट P है सेट S का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और ये दोनों कैसे एक साथ लेके चल रहा है? या तो सेट S का एलिमेंट हो या सेट S से बाहर का एलिमेंट हो, दोनों ही केस में ये एक साथ कवर हो जाता है। इसलिए हमने एक दूसरा सेट यहाँ पे डिफाइन किया, एक ऐसा सेट डिफाइन किया जो इस वैल्यू से दाईं ओर बढ़ती जा रही है, ऐसा बड़ी वैल्यू की हमने बात किया। बताइए जी, थ्योरम क्लियर है क्या सभी को? हेलो? यस सर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है उसके पास हमेशा एक लिमिट पॉइंट होगा। अब P क्या है? आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो हो सकता है एक से अधिक भी लिमिट पॉइंट हो जाए, तो हमने उसको केवल
एक के लिए ही फिक्स्ड किया है। अब देखिए आगे जो हम चल रहे हैं, जो पॉइंट है, इसको एक्चुअल में स्टार्ट शुरू से कराना था, लेकिन यहाँ पे ओपन कवर सब कवर में इंडेक्स सेट का यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम फिर से एक बार बता रहे हैं, है ना। मैं इसको अगले यूनिट में बताने वाला था, फिलहाल मैं अभी कर देता हूँ, है ना। वो है इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट या फिर इसको कहते हैं इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। ये अब डेफिनेशन लिखने के पहले थोड़ा सा इसको समझो। इंडेक्स सेट का मतलब क्या होता है? इंडेक्स सेट का मतलब होता है कि लेवलिंग करना। ध्यान दो कि जैसे किसी स्कूल में कोई स्टूडेंट है, उसको क्रमशः आपको कतार से खड़े करना है, लाइन से, बाई लाइन, है ना। इसके बाद ये आए, उसके बाद ये आए, उसके बाद ये आए, क्रम नहीं बदलना चाहिए, है ना। जैसे कि हमारे पास एक सेट ए है, 1 2 3 5 6 7 9, है ना। 4 कैसे छूट गया ऐसा नहीं सोचना है, ये इसी क्रम में है। ध्यान दें, कौन से क्रम में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यदि मैं इसका कोई सेट का मेंबर है, उसको सेट ए के अनुसार मैं उसको सेट करना चाह रहा हूँ, मतलब क्या करना चाह रहा हूँ? अरेंज करना चाह रहा हूँ। तो उसके मेंबर को हम कैसे लिखेंगे? A1। हाँ, एक काम करो, इसको ए मत लिखो, इसको आप लिख लो आई। आई फॉर इंडेक्स, है ना। क्या क्या लिए हम इसको? A1, A2, A3। अब क्या आएगा? A5 आएगा, फिर A6, A7, A9। तो ए हमारा कोई सेट है, उस सेट को आई में जो एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या किए? अरेंज किए, लेबल किए। ये जितने भी यहाँ पे आपको एलिमेंट दिख रहे हैं इस सेट में, उस एलिमेंट से हम इसको लेबल कर दिए। देखिए, A1 के बाद A2 ही आएगा, A3 के बाद A5 ही आएगा, A5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसा। ये 9 है। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि किसी सेट के एलिमेंट जो दिए रहेंगे, उस एलिमेंट के अनुसार किसी दूसरे सेट को अरेंज करना। तो जो मेंबर हम जहां से ले रहे हैं, जिसके अनुसार हम उसको लेबलिंग कर रहे हैं, उस सेट को हम कहते हैं इंडेक्स सेट कहते हैं। उस सेट को हम इंडेक्स सेट कहते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन और आप देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगा। इंडेक्स का मतलब होता है लेबल करना, किसी नंबर के अनुसार सेट्स को अरेंज करना, जो है वो आपका इंडेक्स कहलाता है या लेबलिंग कहलाता है। तो इंडेक्स सेट का डेफिनेशन क्या? एन इंडेक्स सेट, एन इंडेक्स सेट is a set whose member whose members लेबल, लेबल की स्पेलिंग में गलत कर रहा हूँ, BEL, लेबल, या फिर इसी को इंडेक्स कहते हैं, है ना। और इंडेक्स मेंबर्स ऑफ अनदर सेट। ध्यान दें कि एक इंडेक्स सेट क्या है? एक ऐसा सेट है जिसके मेंबर क्या करते हैं? लेबल करते हैं। किसको? मेंबर्स ऑफ अनदर सेट। थोड़ा सा पढ़ने के तरीके से ये डेफिनेशन समझ आता है, चाहो तो आप यहाँ पे कॉमा दे सकते हो, है ना। कि इंडेक्स सेट क्या है? एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट जो है दूसरे सेट के एलिमेंट को क्या करते हैं? लेबल करते हैं। देखिए, लेबल करते हैं मतलब उसको क्रमशः अरेंज करते हैं एक निश्चित ऑर्डर में। और वो ऑर्डर क्या है? उस सेट के एलिमेंट जैसे होंगे इंडेक्स सेट के एलिमेंट, वैसे ही किसी दूसरे सेट के एलिमेंट को भी आपको अरेंज करना है, तो आपका इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में और चीजें क्लियर होंगी। एग्जाम्पल कैसे कह रहे हैं? इफ अ सेट आई, इंडेक्स से हमने कैपिटल आई लिया, यहाँ शुरू करते हैं। इफ अ सेट ए मे बी इंडेक्स, मे बी इंडेक्स्ड और लेबल्ड, दोनों को वही मतलब है। मान लिया कोई सेट ए को इंडेक्स्ड किया गया है या फिर लेबल्ड किया गया है, कहें मीन्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ
I. Then अच्छा I क्या है आपका इंडेक्स सेट है ना, उसको ध्यान देंगे. Then indexed family of set is written as, उसको कैसे लिखेंगे ध्यान दो, उसको हम लिखेंगे AI, I belongs to कैपिटल I. ध्यान देना, है ना. ये लिखने का तरीका होगा यदि किसी सेट को आपने इंडेक्स किया है किसी और सेट के एलिमेंट से, तो जो इंडेक्स्ड हुआ है उसको इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट कहेंगे. जैसे ये AI है, हमारे पास एक सेट A है, A के जितने भी एलिमेंट है उनको हमको क्या करना है, लेबल करना है. तो उसके जो मेंबर है वो इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट कहलाएंगे. और उसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे करली ब्रैकेट AI, I बिलोंग्स टू I. अब देखिए कैसे, ये कैसे हो रहा है. लेट हम I इक्वल टू लेके चलते हैं 137, है ना. ये जरूरी नहीं है क्रम से हो, ध्यान देना, लेकिन इसका जो क्रम होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इतना दिमाग में रखेंगे. देन A1, A3 एंड A7. ध्यान दो, सेट A के एलिमेंट को हमने I के एलिमेंट के अनुसार क्या कर दिया, यहाँ पे देखो अरेंज कर दिया. 1 है तो A1 आया पहली, 3 है तो फिर A3 आया, फिर 7 लास्ट में है तो A7 आ गया. इज फैमिली ऑफ इंडेक्स्ड सेट I. हमने सेट I के एलिमेंट्स इसको क्या कर दिया, इंडेक्स्ड कर दिया, लेबल कर दिया. बताइए ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं, इंडेक्स सेट समझ में आया कि नहीं बताओ. जी सर। कहने का मतलब हमारे पास किसी सेट का कलेक्शन है, बहुत सारे कलेक्शन है ना, उसको हमको अरेंज करना है. तो अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज करने के लिए हम जिस सेट के एलिमेंट का हम यूज करेंगे ना उसको हम इंडेक्स सेट कहते हैं. ये ये आई आपको इंडेक्स सेट कहला रहा है, क्यों, क्योंकि हम 137 के अनुसार ए को क्या कर रहे हैं, हम अरेंज कर रहे हैं. और जैसे ही वो अरेंज हो जाएगा फिर फैमिली ऑफ इंडेक्स्ड सेट हो जाएगा. वो इंडेक्स्ड किया जा चुका है, लेबल किया जा चुका है, ऐसा. किससे, आई से. अच्छा, अब इसको लेबलिंग करने का जो तरीका है वो दो प्रकार से इसमें लिया जाता है. एक तो यूनियन के फॉर्म में लिया जाता है और एक इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है. ध्यान दें, यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिया जाता है. तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन. अब इंडेक्स सेट की मदद से यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, ध्यान दो. इसको हम लिखेंगे यूनियन I फ्रॉम 1 to N AI, या फिर इसी को लिख सकते हैं I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और ये आपका AI. देख लो आई क्या है, आई एक्चुअल में हम इंडेक्स सेट से ले रहे हैं. और वो क्या हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो हम एग्जांपल लिए हैं 137, तो आई हो सकता है 1, 3 और 7. तो यदि ये एन तक जा रहा है, ध्यान दें आई को अब कुछ भी हो सकता है ना, जो इंडेक्स सेट होगा जिसके अनुसार हमको लेबल करना है वो कुछ भी हो सकता है. तो उसी को हमने आई फ्रॉम 1 to N यहाँ पे वेरी करा दिया. तो ये कैसा जाएगा, ये जाएगा आपका A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन, ये ऐसा चलता जाएगा, और यूनियन लास्ट में AN. अच्छा, इसके मेंबर जो होंगे वो कैसे होंगे, एक्स, ऐसे एक्स के कलेक्शन होंगे सच दैट जो एक्स के कहां से आएंगे, AI से आएंगे, फॉर सम आई. ध्यान दें, वर्डों को समझना है, क्योंकि यूनियन है. यदि कोई एलिमेंट यूनियन से आप उठाते हैं तो किसी भी मेंबर से हो सकता है. यूनियन का मतलब क्या है, सभी को मिला जुला कर लिखना, यूनियन का मतलब, है ना. तो वो एलिमेंट A1 में हो सकता है, A2 में हो सकता है, A3 में हो सकता है, या सेम एलिमेंट A2 A3 में हो सकता है, या A3 A4 में हो सकता है, या फिर लास्ट AN में हो सकता है, ऐसा यूनियन का मतलब. ये यदि आपका X बिलोंग करता है ये यूनियन बी में, तो हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू A, या फिर X बिलोंग्स टू B, या फिर X बिलोंग्स टू A एंड
x बिलोंग्स टू b। ये दोनों केस हो सकता है, देखो, या तो ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में हो, तब उसके यूनियन में आएगा। ध्यान दें, तो इन सब के लिए एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, और वो वर्ड क्या है? फॉर सम आई। आई का मतलब क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 टू लेकर n तक हो सकता है। अच्छा, इसी क्रम में, अच्छा यहाँ पे लिख दो आप, वेयर आपका इंडेक्स सेट क्या है? 1 2 3 अप टू n है, ये इंडेक्स सेट है आपका। बताइए, यूनियन वाला सभी को समझ आया? सेम टू सेम आपका इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन को कैसे लिखेंगे? इंटरसेक्शन के लिए ये इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका i फ्रॉम 1 टू n ए आई, या फिर इसी को लिखेंगे इंटरसेक्शन i बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और ये हो जाएगा ए आई। तो यहाँ से हो जाएगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन AN। अब इसमें जो मेंबर होंगे वो कैसे होंगे? सारे x होंगे और x बिलोंग्स टू ए आई होंगे फॉर ऑल आई। ध्यान दें, इसमें हम फॉर सम लिखे हैं, इसमें फॉर ऑल लिखे हैं। इंटरसेक्शन में यदि कोई एलिमेंट है, मतलब हर एक सेट में वो मेंबर होगा, तब जाके उसके इंटरसेक्शन में आएगा। इसलिए हम इसको फॉर ऑल आई, मतलब वो 1 में भी होगा, 2 में भी होगा, 3 में भी होगा, अप टू n में भी होगा, तब जाके उसके इंटरसेक्शन में आएगा। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन फैमिली ऑफ इंडेक्स सेट, और ये हो गया आपका यूनियन फैमिली ऑफ इंडेक्स सेट। चीजें क्लियर हुआ जी? हेलो, Yes, sir. ठीक। तो चलिए, अब इंडेक्स सेट हम क्यों बताए, ये आपके ओपन कवर्स के डेफिनेशन में ये यूज होने वाला है। अब वही से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? ओपन कवर, ओपन कवर का क्या मतलब है ना? पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद और इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट एस बी अ सेट जी अल्फा is collection of open subset of real number R such that S is subset of G alpha, then G is called open cover of S। ध्यान देंगे इसको, क्या कर रहे हैं हम? हमारे पास एक सेट S है, ध्यान दें, इसको हमने ले लिया S। अब S को कवर करने वाला ओपन सेट का यूनियन ले लिया आपने। ध्यान दो, ये आपका जी अल्फा है ना? अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंडेक्स सेट हो जाएगा ना, इंडेक्स मेंबर हो जाएगा किसी भी सेट का, और ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। हमने अभी इंडेक्स सेट क्यों बताया? इसी चीज को समझने के लिए। अब ये जी अल्फा क्या है, देखो यहाँ पे, ये आपका यूनियन ऑफ ओपन सेट। क्या क्या हो सकता है ये? G1 G2 G3, ये इस क्रम में, ऐसा है ना? तो नंबर लाइन से थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि यदि हमारे पास कोई सेट है और उस सेट को कई सारे ओपन सेट का यूनियन यदि उसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, तब हम उस कलेक्शन को क्या कहते हैं? ओपन कवर कहते हैं। देखो, ये हमारे पास नंबर लाइन हो गया, और इसमें हम एक ओपन इंटरवल लेके चल रहे हैं समझने के लिए चीजों को। ये यहाँ पे, ये वो सेट है हमारा एस। अच्छा, हमारे पास अब एक ऐसा कलेक्शन है, ओपन सेट का कलेक्शन ना, ध्यान देना कि ये यहां से यहां तक है, उसके बाद फिर ये यहां से यहां तक है। ध्यान देना, पहला ये आपका यहां से यहां तक था और दूसरा आपका यहां से यहां तक था। तो ये पूरा यदि इसका हम यूनियन ले लें, ध्यान दो, पूरा इसका यूनियन ले लें,
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस सेट एस क्या हो जा रहा है, कवर हो जा रहा है पूरी तरह से। पहले वाले सेट में ये दाईं ओर वाला कवर हो गया यहां तक, और दूसरे वाले सेट में फिर से अगला जो बच गया वो वाला कवर हो गया। तो ये पूरा का पूरा सेट एस जो है इस ओपन सेट के यूनियन से क्या हो गया, ये कवर हो गया, यूनियन से कवर हो गया। तो हम क्या कहेंगे, इसको हम ओपन कवर कहेंगे। किसको, यूनियन को, यूनियन को हम ओपन कवर कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल हम क्या लेके चल रहे हैं, ध्यान देना कि जैसे हमारे पास 0 1 है ना, ये 0 1 है, एक सेट है हमारे पास, ओपन इंटरवल का एक सेट है 0 1, ठीक है। और इसके लिए हम कुछ और ओपन सेट का कलेक्शन लेके चलते हैं, जी अल्फा। क्या क्या कलेक्शन लेके चलते हैं, एक लेके चलते हैं हम -1/2 से 1/2। तो ध्यान दें 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/2। तो जब -1/2 और +1/2 हम लेके चले, तो ओपन इंटरवल 0 1 का कौन सा हिस्सा कवर हो गया आपका, देखो ये वाला हिस्सा कवर हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम लेके चले, वो है आपका 1/4 से 3/2 लेके चले हम, ध्यान देना 1/4। तो 1/4 आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा 1/4, ये रहा 1/4। और 3/2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। जब हम 1/4 और 3/2 लेके चले, तो ये जो 0 1 का जो इंटरवल था हमारा, 0 1 का जो इंटरवल है, उसमें आपका जो बचा वाला हिस्सा है 1/2 से लेकर 1 तक का, ये भी कवर हो गया। तो फाइनली हमारा 0 से लेकर 1 तक इस दो इंटरवल में क्या हो गया, ये कवर हो गया। और ये क्या है, किस टाइप के सेट है, ओपन सेट है। और यदि मैं इसका यूनियन ले लूं, देखो ये जी अल्फा का काम कर रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या ले लो, A1 ले लो, और इसको आप क्या ले लो, A2 ले लो। तो ये जो जी अल्फा है क्या है, ये A1 यूनियन A2 है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, अब जी नाम दे रहे हैं, ध्यान देना। ओपन सेट A1 और A2 के यूनियन को हम जी नाम दे रहे हैं। तो जब इन दो ओपन सेट का हमने क्या लिया, यूनियन लिया, और उससे एक सेट है हमारा S01, उसको क्या कर लिया, ये पूरी तरह से कवर कर लिया, अपने अंदर ले लिया, ढक लिया। तब हम इसको, जिस ओपन सेट का जो यूनियन है ना, उसको हम कहते हैं ओपन कवर। ये आपका कहलाएगा ओपन कवर कहलाएगा। बताइए समझ में आया क्या डेफिनेशन इसका। तो यहाँ पे आप लिखेंगे A1 यूनियन A2 इज ओपन कवर ऑफ 0 1। ठीक है जी। अब इसमें ये तो रेंडमली नॉर्मल वो था, एग्जांपल था चीजों को समझने के लिए। जैसे कुछ और स्टैंडर्ड हम जैसे लेके चले एग्जांपल, तो हमारे पास एग्जांपल जैसे है कि माइन एन इज ओपन कवर ऑफ रियल नंबर आर। रियल नंबर आर का ये -n to n कैसे ओपन कवर हो रहा है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, ध्यान देंगे इसको, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए पूरे रियल नंबर को ये कैसे कवर कर देगा, है ना। n को हम वेरी कराते हैं, कहाँ से वेरी होगा, 1 2 3 से लेकर ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। तो पहले जब n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये आपका -1 to +1 कवर करेगा। अगला ये आपका रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर है, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। अब -2 से +2, फिर -3 से +3, अगला -4 टू +4, ऐसा चलते जाएंगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और इसमें लेफ्ट साइड में -इनफाइनाइट तक। तो आप देख पा रहे हैं, यदि इसका हम यूनियन लेते हैं, यदि हम इसका यूनियन लेते हैं, तो पूरा का पूरा रियल नंबर को क्या कर देता है, ये कवर कर देता है। और ये -n +n का जो ओपन इंटरवल है, एक्चुअल में क्या है, ये ओपन सेट है, ये ओपन सेट है ना। तो यहाँ पे जो हम इंडेक्स जो हम लेके चले, है ना, ध्यान देना, इंडेक्स जो हम लेके चले, यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई, और इसको आप चाहो तो ए एन ले लो, और ये कैसा है, -n to +n, है ना, यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट
इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ये इनफाइनाइट इंडेक्स हो गया, क्यों? क्योंकि अल्फा जो आपको बिलोंग करेगा 1 से लेकर, जैसे ये आपका पहला सेट A1 हो गया, -2 से +2 को हमने आपने A2 ले लिया, फिर A3 ले लिया, ऐसा क्रम से अंत में कहां तक जाएगा? ये ए इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये जो हम इंडेक्स सेट की बात किए, कौन सा इंडेक्स था? ये इनफाइनाइट इंडेक्स है। तो इसके जितने भी ओपन सेट का हमने यूनियन लिया, तो ये रियल नंबर पूरे आर को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। तो ये जो -n टू +n है ओपन इंटरवल, इज ओपन कवर ऑफ रियल नंबर। मेरे ख्याल से इतने में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ओपन कवर समझ आया जी? हेलो, यस सर। ठीक। अब इसी में एक सब कवर भी डेफिनेशन देखते हैं। ये भी सब कवर भी अपने आप में क्या होता है? एक ओपन कवर ही होता है ना। जैसे हम सबसेट का डेफिनेशन देखते हैं सेट में, कि सबसेट जो है खुद अपने आप में एक सेट होता है, लेकिन किसी बड़े सेट से छोटा हो जाता है, इसलिए वो आपका क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। तो बिल्कुल वैसे ही सब कवर देखना है हमको। तो सब कवर क्या है? G इज ओपन कवर ऑफ S एंड एंड नहीं, लेट करना चाहिए यहाँ पे, तब ठीक रहेगा। लेट E इज सबसेट ऑफ G also an open cover of S, then E is subcover। ध्यान दो, जैसे हमारे पास ये सेट है S, ये सेट है S। अब हमारे पास एक ओपन कवर है इसके लिए, और वो क्या है? G। लेकिन E इज सबसेट ऑफ G है, ध्यान दो। इसके अंदर में एक और ओपन कवर है E, ध्यान देना, जो S को फिर से क्या कर देता है? कवर करता है। तो इस E को हम क्या कहेंगे? सब कवर कहेंगे। E इज द सब कवर ऑफ S, सब कवर ऑफ S लिखो यहाँ पे, ध्यान देना। E और G दोनों ओपन कवर हैं, लेकिन E क्या होना चाहिए? G का सबसेट होना चाहिए, और S जो है कवर हो जाता है किससे? ओपन कवर G से। मतलब G जो है ओपन कवर है किसका? S का। और E सबसेट हो जाता है G का, तब हम कहेंगे E जो है सब कवर है S के लिए। अब कैसे सब कवर हो रहा है यहाँ पे ध्यान देना। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले एक हम एग्जाम्पल लेके चले, है ना। एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल? जैसे कि ये G इक्वल टू -n/2 n/2 इज ओपन कवर ऑफ 0 1 का आता है। एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं ना। G एक दे दिया हमको ओपन कवर, वो कैसा है? -n/2 से +n/2 है, और ओपन कवर है किसका? 0 1 का। और ये कहता है फाइंड द सब कवर, फाइंड द सब कवर एंड हाउ मेनी सेट कैन कवर 0 1। कितने सेट जो है 0 1 को कवर कर सकता है? तो देखो, इसको आप डायग्राम से ही बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ये -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट हो गया। हमारे पास जो सेट है वो है 0 1, ये 0 1। अब ध्यान दें, हम जो ओपन कवर लेके चल रहे हैं वो क्या है आपका? -n/2 से +n/2 ओपन इंटरवल। ये 0 1 का क्या है? ओपन कवर है, मतलब 0 1 को पूरी तरह से कवर कर लेता है। अच्छा, यदि इसको हम वेरी कराएं, पहले क्या रखते हैं हम? 1 यदि रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं, n नेचुरल नंबर है यहाँ पे, n आपका नेचुरल नंबर है। यदि हम 1 रखते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा -1/2, और ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इस केस में हमारा 0 से 1/2 तक का जो वैल्यू है वो क्या हो गया? कवर हो गया इस इंटरवल से। ठीक है। अब हम आगे लेके चलना चाहते हैं, n की वैल्यू क्या रखते हैं? अब 2 रखते हैं। पहले हमने n की वैल्यू 1 रखा, अब 2 रखा। अब 2 रखने पे क्या हो जाएगा? ये -2/2 2/2, मतलब क्या मिल रहा है? -1 से +1 मिल रहा है। तो -1 करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा,
-1 और +1 करेंगे तो जिसको हम कवर करना चाह रहे हैं ये वहां तक जाएगा। तो उस स्थिति में देखिए हमारा जो ओपन इंटरवल था उसके 1/2 से लेकर 1 तक को क्या कर लिया, ये कवर कर लिया। मतलब ये दो ही सेट में ये पूरा 0 to 1 आपका कवर हो जा रहा है। ध्यान दो, तो हमने A1 को ले लिया -½ to +½ A2 को हमने ले लिया -1 to +1। ठीक है, तो इसका जब हम यूनियन लेके चलेंगे तो थोड़ी देर के लिए इसको हम ई ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा A1 यूनियन A2। so E is open cover of set S जो कि क्या है आपका 0 1 एंड E is सबसेट ऑफ G जो कि हमको ओपन कवर दिया हुआ है ऑलरेडी। देखिए ये इसका सबसेट है कि नहीं। -n/2 को और आगे आप वेरी कराते हैं तो -3/2 आएगा, -4/2 मतलब -2 से +2 तक आएगा। तो भाई आप देखिए -1 से लेकर 1 तक का ये आपका सुपरसेट नहीं हो गया। तो ई जो हमको मिला कौन कौन सा, -1/2 1/2 -1 to 1 A1 और A2 जो कि हमने यूनियन ले लिया। तो ये भी क्या हो गया, इसका ओपन कवर हो गया 0 1 का। और ये ई जो है सबसेट हो रहा है इसके मेन वाले जो ओपन कवर है इससे। सो A1 यूनियन A2 जो कि -1/2 से 1/2 यूनियन -1 to 1 इज सब कवर ऑफ 0 1। और ये क्या कर रहा है, हाउ मेनी सेट कैन कवर 0 1, कितने सेट इसको कवर कर ले रहे हैं, केवल 2 सेट। 2 सेट इस ओपन इंटरवल को क्या कर रहे हैं, अलग से कवर कर ले रहे हैं। बताइए ये एग्जांपल समझ में आया क्या? इसमें आपको ओपन कवर भी समझ आ गया और सब कवर भी समझ में आ गया। ठीक है जी।